अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो नावल शुरू करने जा रहे हैं, इस नावल का नाम है मोहब्बत का बंधन और इसकी राइटर हैं अरीज शाह। इब्राहिम अभी अभी घर आया था जब अमन और हमाद आगे पीछे भागते हुए इसकी तरफ आए। हमाद पहले आकर बाप के गले लग गया जब इसकी प्रिंसेस छोटी होने की वजह से रेसलिंग में अपने भाई का मुकाबला नहीं कर सकी। बाबा, आदि भाइयों ने मेरे बाल खींचे। अमन ने बाकायदा अपने बालों की नन्ही नन्ही पोनियों को छू कर बताया, जिसे इब्राहिम जानता ही ना हो कि ये बाल किस चिड़िया का नाम है। आदि, तुमने अपनी बहन के बाल क्यों खींचे? इब्राहिम चेहरे पर मसनूई गुस्सा सजा कर बोले, बाबा, इसने मुझे ओगी कह कर बुलाया था, जिसने किसी कार्टून का नाम लेकर अपनी सफाई पेश की। तब आपने मुझे पिंक पैंथर कहकर बुलाया था। अमन भी अपना मुकदमा खुद लड़ने लगी, जबकि समरा इनके करीब खड़ी इन दोनों की शिकायत नामा ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी, ताकि वो इनके बाप के सामने अपनी शिकायतों का भंडारा खोल सके। फिर आखिरकार इब्राहिम ने बड़ी मुश्किल से इन दोनों की सुलह करवाई और अपने कमरे में चेंज करने आया। इब्राहिम और समरा के दो ही बच्चे थे, एक हमाद जो 6 साल का था, जबकि दूसरी अमन 4 साल की थी। दोनों में बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन बहुत लड़ते थे। इन दोनों की इन छोटी छोटी लड़ाइयों में इब्राहिम अपनी इकलौती बहन अमन को बहुत मिस करता था, जो 8 साल पहले शादी के बाद लंदन चली गई थी। वालिद साहब का तो बचपन में ही इंतकाल हो गया था। दोनों को माँ ने ही पाला था और दोनों में मिसाली मोहब्बत थी। हर वक्त एक दूसरे से लड़ते और फिर कभी ना बात करने का अहद करते और फिर 15 से 20 मिनट में पहले जैसे हो जाते, बिल्कुल अमन और हमाद की तरह। क्या वो भी इसे इसी तरह से मिस करती होगी? क्या वो भी अपने बच्चों में अपना बचपन ढूंढती होगी? शायद। सोचते सोचते इब्राहिम नींद की वादियों में गुम हो गया। वो ऑफिस में बैठा अपना काम ख़त्म कर रहा था। थोड़ी ही देर में इसे घर के लिए निकलना था। फिर फ़ोन उठाकर समरा से पूछने लगा कि इसने क्या क्या लाने को बोला था। अभी इसने फ़ोन उठाया ही था कि इसकी लंदन से कॉल आ गई। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। लंदन से अफजाल का फ़ोन था। अस्सलाम वालेकुम अफजाल भाई, कैसे हैं आप? बच्चे कैसे हैं और अमन कैसी है? इसने फ़ोन उठाते ही कहा। वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह पाक का करम है, इब्राहिम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। इब्राहिम भाई, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैं, बच्चे और ईमान हम सब पाकिस्तान आ रहे हैं। दरअसल मेरी बिज़नेस पार्टनर की शादी है। माहम को भी छुट्टियां थी, तो इसलिए हमने आने का प्लान बना लिया। मोस्ट वेलकम, ये तो बहुत खुशी की बात है। कब तक आ रहे हैं आप? इब्राहिम ने खुशी से पूछा। वो पिछले 8 साल से अपनी बहन को देखने के लिए बेचैन था। इंशाल्लाह परसों तक हम पाकिस्तान में होंगे, अफजाल ने बताया, और फिर 1-2 बातों के बाद फ़ोन बंद हो गया। खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो जल्दी से जल्द घर पहुंचकर अपनी बीवी और बच्चों को ये खुशखबरी सुनाना चाहता था। आज तो इब्राहिम के घर ईद का समा था। हर कोई खुश था। इंतज़ार तो अभी से ही शुरू हो चुका था। समरा पहली बार अपनी ननद से मिलने जा रही थी। फ़ोन पर बात होती रहती थी, लेकिन इतनी नहीं कि वो एक दूसरे को समझ सकें। जब इसकी इब्राहिम से शादी हुई तब इसे गए हुए बामुश्किल 5 माह हुए थे, जिसकी वजह से वो शादी तक में ना आ सकी। शादी के 4 साल तक ईमान के यहाँ कोई औलाद ना थी। अफजाल बहुत अच्छा इंसान था। इसने ईमान का बहुत ख्याल रखा और 4 साल बाद उन्हें एक बेटी की सूरत में खुशी नसीब हुई, जिसका नाम उन्होंने माहम रखा। इस वक्त माहम 4 साल की थी, जबकि इनका छोटा मेहमान तो अभी अभी दुनिया में आया था। साहिल अभी तक सिर्फ 3 माह का था। इब्राहिम का करीबी रिश्ता बस यही था, क्योंकि बाप के शहीद होने के बाद रिश्तेदारों ने इनका साथ छोड़ दिया था। इनकी माँ ने अकेले ही इन्हें पाला था। बाबा, फिर फुप्पो आपसे लड़ती थी? हमाद और अमन इसके करीब बैठे इसके और अपनी फुप्पो के बचपन के किस्से सुन रहे थे, जबकि समरा भी साथ बैठी मुस्कुरा रही थी। अरे वो लड़ती नहीं थी, बल्कि मेरे सर पर एक बाल नहीं छोड़ती थी, वो मुस्कुराया। चुप, गंदी है अमन से। मैं अपने बाप का दुख बर्दाश्त ना हुआ। इसका बाप तो हीरो था,
وہ کیسے برداشت کرتی، اسی لیے منہ کا ڈیزائن بنا کر بولی، ارے نہیں میری جان، پھپھو بہت اچھی ہیں، آپ ملو گی نا، ان سے آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ ابراہیم نے اسے اپنی گود میں لیا۔ بچوں نے سونے کے بعد سمرہ کمرے میں آئی تو ابراہیم ابھی تک جاگ رہا تھا، ہاتھ میں اپنے بچپن کا البم پکڑے، کسی تصویر پر مسکراتا ہوا، کسی تصویر پر افسردہ ہو جاتا۔ بہن بھائیوں کا ساتھ تو بس یادیں چھوڑ جاتا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے انتظار کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ وہ اندر آئی تو ابراہیم ایک بار پھر سے اپنے بچپن کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ بھی قریب بیٹھ کر اس کی باتیں سننے لگی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کی نند کیسی ہے۔ اس گھر میں تو ہر بات پر اس کا ذکر ہوتا تھا۔ شادی کے 5 سال تک تو امی اسے ایمان کہہ کر ہی بلاتی تھی۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا، تب ایمان ماں بننے والی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں کے انتقال پر نہ آ سکی، اور اب 8 سال کے بعد وہ اس گھر میں واپس آ رہی تھی۔ 8 سال کے بعد ابراہیم اس سے دوبارہ ملنے جا رہا تھا۔ 8 سال پہلے صبح اذانوں سے پہلے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی لیٹے لیٹے مؤذن کی پکار کا انتظار کرنے لگی۔ اذان کے بعد پہلی آواز اس کی امی کی ہوا کرتی تھی۔ شاید وہ بھی اذان سے پہلے جا کر اپنے خدا کی حضور حاضری کا انتظار کرتی تھی، اور اس کا نام میں اپنی اولاد کو بھی شامل رکھتی۔ ابراہیم بیٹا، ایمان بچہ، اٹھو، نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ وہ ہمیشہ سے پہلے ابراہیم کو جگاتی تھی، کیونکہ وہ رات کو کام سے دیر سے واپس آتا تھا اور اسے جاگنے میں مشکل ہوتی تھی۔ ایمان پہلی آواز میں اٹھ گئی۔ امی آپ وضو کریں، اس موٹے کو میں جگاتی ہوں۔ ایمان نے ابراہیم کے چرپائی کو گھورا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو گھورتا ہے۔ تم رہنے دو، جاؤ وضو کرو، میں خود جگاؤں گی اپنے بچے کو، بیچارہ رات کام سے تھکا ہارا آتا ہے اور تم صبح صبح اسے تنگ کرنے میں لگ جاتی ہو۔ امی کے لہجے میں ابراہیم کے لیے بے تحاشا محبت تھی، اور آج پھر امی کی وجہ سے ایمان اپنا اتوار والا بدلہ نہیں لے پائے گی۔ جب دوپہر میں سوتے ہوئے ابراہیم نے اس پر ٹھنڈا فریج کا پانی گرا کر اس کی نیند کا بیڑا غرق کیا تھا، اس نے غصے سے ابراہیم کی چرپائی کو گھورا جس میں ابراہیم کا پیر ہل رہا تھا، مطلب وہ جاگ رہا تھا اور اس کا پلان ناکام ہونے کی خوشی میں اپنے پیر سے ڈسکو وار کر رہا تھا۔ اب امی محبت سے اس کے سرہانے بیٹھی اسے آواز دے رہی تھی، اور ابراہیم نے کھسمسا کر اپنا سر امی کی گود میں رکھ دیا۔ مجھے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا اس گھر میں، وہ منہ بنا کر وضو کرنے جانے لگی۔ ارے کالو، تجھے تو ہم اس گھر سے رخصت کر کے باہر پھینکیں گے، پھر دیکھنا تو۔ امی اور میرا پیار، ابراہیم نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ میں نہیں جاؤں گی کہیں بھی، اور اگر کہیں جاؤں گی بھی تو میں اپنی امی کو ساتھ لے کر جاؤں گی، نہ کہ آپ اور آپ کی بیوی کے پاس چھوڑ کے جاؤں گی، جو دن رات میری ماں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ وہ اونچی آواز میں بولتی ہوئی وضو کرنے کے لیے باہر نکل گئی۔ او کالو، میری کون سی ظالم بیوی ہے؟ ابراہیم سر کھجاتے ہوئے بستر سے اٹھا۔ ابھی نہیں ہے، بعد میں تو ہوگی نا۔ ایمان نے اس کے مستقبل کا نقشہ کھینچا۔ ہو گئی تم دونوں کی تو میں شروع، جاؤ جا کر نماز ادا کرو۔ صبح اٹھتے ہی جب تک ایک دوسرے سے لڑو نہ تو تم لوگوں کو سکون نہیں ملتا۔ امی نے دونوں کو ڈپٹا تو دونوں ہی خاموشی سے نماز ادا کرنے چلے گئے۔ آسیہ کے 2 ہی بچے تھے، ایک ابراہیم جس کی عمر 24 سال تھی اور ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا، جبکہ ایمان 19 سال کی تھی اور کالج میں پڑھتی تھی۔ ان کے اپنے والد میجر رضوان صدیقی ایک مشین میں اپنے وطن کے نام پر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اس وقت ایمان 1 سال کی تھی جبکہ ابراہیم 6 سال کا تھا۔ عمر میں 5 سال بڑا ہونے کے باوجود بھی ایمان اسے بھائی صرف مطلب کے وقت ہی کہتی تھی۔ رضوان کی شہادت کے بعد پینشن سے گزارا مشکل سے ہوتا، لیکن آسیہ شکر ادا کرنے والی عورت تھی، اس نے بہت صبر سے وقت گزارا۔ اب ابراہیم 40,000 ماہانہ کماتا تھا، جبکہ ایمان ہر سوچ اور فکر سے
बहुत दूर अपनी पढ़ाई में मसरूफ़, प्लस इब्राहिम से लड़ने को हर वक्त तैयार रहती थी। ये इन 3 अफराद का हंसता खेलता घराना था। अल्लाह करे जो मेरा फ्रिज में रखा पिज़्ज़ा खाए इसकी फेवरेट ब्लू शर्ट जल जाए। ईमान ने ऊंची आवाज़ में दुआ मांगी। इब्राहिम के हाथ रुके थे। इसने घूर कर ईमान को देखा क्योंकि वो इस वक्त इस्त्री स्टैंड के साथ खड़ा अपनी फेवरेट लकी ब्लू शर्ट इस्त्री कर रहा था, जिसको ईमान से इस्त्री करवाने का रिस्क वो नहीं ले सकता था। तुम्हारी बद्दुआ से चूंटी को भी चोट ना आए, इब्राहिम कहकर अपने काम में मगन हो गया और इसके बाहर जाने का इंतज़ार करने लगा। मैं किसी चूंटी को बद्दुआ दे भी नहीं रही, मैं तो इस 6 फुट के खरगोश को कह रही हूँ जिसकी नज़रें मेरे पिज़्ज़े पर हैं, ईमान ने बेनियाजी से कहा और अपने कोर्स की बुक्स उठाकर यहीं बैठकर पढ़ने लगी, क्योंकि इसकी मौजूदगी में वो कमरे से बाहर जाने का रिस्क तो नहीं ले सकती थी। तुमने मुझे खरगोश कहा, वो भी सिर्फ एक पिज़्ज़े के लिए जो मैं खुद लेकर आया था। बात इतनी बड़ी नहीं थी। वो अक्सर ही इसे किसी न किसी खिताब से नवाजती रहती थी। हाँ, मैंने खरगोश कहा, अब वो भी इस पिज़्ज़े के लिए जो तुम खुद लेकर आए थे और अपना हिस्सा खाकर दोस्तों के पास चले गए थे। अब ये मेरा हिस्सा है जिस पर सिर्फ मेरा हक है। इस पर गंदी नज़र डालने वाले का मुकाबला मैं अपनी जान पर खेल कर करूँगी, ईमान ने जज्बात से भरपूर लहजे में कहा। इब्राहिम ने एक सर्द आह भरकर इसकी ओवर एक्टिंग को देखा और अपने काम में मगन हो गया। ईमान बेटा आटा गूंद लो। बाहर से अम्मी की आवाज़ आई तो इब्राहिम शरारत से मुस्कुराया, जबकि इसके इस तरह से मुस्कुराने पर ईमान घूरते हुए कमरे से बाहर निकल गई। जान पर खेलकर हिफाजत करेगी। इब्राहिम सलीके से शर्ट हैंग करता बड़े स्टाइल से फ्रिज के पास आया और हैंडल पर अपने हाथ रखकर अपनी तरफ खींचा। अरे ये खुल क्यों नहीं रहा? इब्राहिम ने सोचा, फिर गौर करने पर पता चला कि छिपकली फ्रिज लॉक करके गई है। चलो छोड़ो, इतने मज़े का था भी नहीं, यानी अंगूर खट्टे हैं। इब्राहिम तैयार होकर बाहर निकला, जहां ईमान आटा गूंद कर अब बर्तन साफ कर रही थी। ईमान ने पहले दांत की नुमाइश की और फिर अपनी ज़ुबान दिखाई। मुझे ये ज़ुबान मत दिखाया करो, मेरी ज़्यादा लंबी है। वो बाकायदा अपनी बहन को ज़ुबान दिखाता हुआ बाहर निकल गया। अम्मी ये देखें मेरा कुर्ता, इसने ठीक से नहीं धोया। वो अपना कुर्ता अम्मी के सामने करता हुआ बोला। हाँ अम्मी बताएं, कहाँ से साफ नहीं हुआ? वो भी सर पर आकर खड़ी हो गई। हर काम में गलतियां निकालता है, मजाल है जो तारीफ के 2 बोल दे। हर वक्त कीड़े निकालते हुए वो भी आकर शुरू हो गई। ये देखिए इसने मेरे कपड़े धोए हैं। वो भी कहाँ हिम्मत हारने वाला था। और उठें, मेरा कमरा देखें आप। गर्मी होने की वजह से आजकल वो तीनों ही बाहर सहन में सोते थे, लेकिन इब्राहिम को अपना कमरा साफ चाहिए था। तभी शुरू हो गया। हाँ ये बात मैं मान लेती हूँ कि टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने अभी साफ नहीं किया, लेकिन ये कपड़ों वाली बात बिल्कुल झूठ है। ईमान अपनी सफाई में बोली। हाँ भाई, एक तुम ही तो सच्ची हो, बाकी सब झूठे हैं इस घर में। वो मुंह बनाकर बोला, देखो तुम जैसे भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी मासूम अम्मी को झूठा मत बोलो। ईमान ने इब्राहिम की बात काटी। बस करो तुम दोनों, एक तो सुबह सूरज तलू होता है तो तुम दोनों शुरू हो जाते हो। कोई एक दिन तो आए जिसमें लोगों को बता सको कि आज मेरी घर में लड़ाई नहीं हुई। इंडिया पाकिस्तान की तरह लड़ते हो दोनों। अम्मी दोनों को डांटते हुए साथ वाले कमरे की बेडशीट सिलाई कर रही थी, जबकि इन दोनों की इशारतन लड़ाई जारी थी। शाम का वक्त था। वो घर में दाखिल हुआ। अम्मी को सलाम करके सबसे पहले वो बड़े कमरे में पहुंचा, लेकिन यहाँ आकर रिमोट ईमान के हाथ में देखकर इसका मूड ऑफ हो गया। आज पाकिस्तान मुकाबला श्रीलंका का था, जिसकी वजह से इब्राहिम जल्दी ऑफिस से आया था। अरे छिपकली, रिमोट मुझे दे दो, मैच देखना है, इसलिए जल्दी घर आया हूँ। इब्राहिम ने रिमोट झपटना चाहा। मैं ड्रामा देख रही हूँ, एलानिया कहा और देखने में मगन हो गई।
वाह भाई, थका हारा भूखा घर आया है और तुम टीवी देख रही हो। जाओ मेरे लिए खाना लाओ, इसने हुक्म दिया। खाना वक्त पर खाया जाता है और इस वक्त शाम के 5 हुए हैं। आपको 7 बजे खाना मिल जाएगा। और वैसे भी आपने दिन को फ़ोन करके अम्मी को बताया था कि आप लंच कर चुके हैं, तो बेहतर होगा मेरे सामने दिन में खाना नहीं खाया वाला ड्रामा ना करें। मेरे आधे आधे घंटे के सिर्फ 5 ड्रामे ही हैं, ख़त्म होने तक इंतज़ार करें। ईमान हरी झंडी दिखाते हुए बोली। इस घर में सिर्फ एक ही टीवी था, अम्मी ने और टीवी लाने में नहीं दिया। इनका कहना था कि हर कमरे में अगर अलग अलग टीवी होगा तो जो थोड़ी देर हम सब मिलकर एंजॉय करते हैं वो नहीं कर सकेंगे। ईमान बीबी, पानी का वक्त नहीं होता, वो बेसाख्ता पिया जा सकता है ना। इब्राहिम ने चबा चबा कर कहा तो ईमान गुस्से से घूरते हुए उठी और इसके लिए पानी लाने चली गई, जबकि इस वक्फे में इब्राहिम ने सोफे का चप्पा चप्पा थान मारा, लेकिन रिमोट ना मिला तो वापस आकर आराम से बैठ गया। अम्मी को टीवी के ऊपर लगे बटनों के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल पसंद ना थी। अब इनके अंदर भी पाकिस्तानी अम्मियों जैसा कुछ तो था। ईमान वापस आई और पानी लाकर टेबल पर रखा और दोबारा बैठ गई। फिर इसे दिखाते हुए अपने दुपट्टे से रिमोट निकाला और आवाज़ तेज़ की। फिर एक नज़र इसकी तरफ देखा जो गुस्से से घूर रहा था। अम्मी देखें, मैं कुछ नहीं कर रही, फिर भी भाई मुझे घूर रहे हैं। ईमान ने ऊंची आवाज़ में रोती शक्ल बनाकर कहा, जैसे मैं इब्राहिम के लिए अदब व एहतराम था, अम्मी को अपनी टीम में लेना था। इब्राहिम क्यों बहन को तंग कर रहे हो? अम्मी की आवाज़ पर इब्राहिम ने फिर से इसे घूरा और उठता हुआ बाहर अम्मी के पास आ गया। मैच तो वैसे भी इस मेंढक ने देखने नहीं देना था और स्टार प्लस की गोपी बहू की शक्ल और ओवर एक्टिंग बर्दाश्त करना इसके बस से बाहर था। इससे ज़्यादा देखकर ईमान ने ज़ुबान की नुमाइश की। जैसे इब्राहिम सह गया, उठकर बाहर गया, मानो उठता यार। इब्राहिम कब से ईमान की चरपाई हिला रहा था। क्या मसला है भाई, सोने देना। ईमान चादर खींचकर वापस सोने लगी। ईमान यार उठ जा, कसम से बहुत भूख लगी है, इब्राहिम ने मजलूमियत से कहा। हाँ तो किसने कहा था शाम को दोस्तों के साथ पार्टी करके रात का खाना गुल करो। अच्छा ना यार, हो गई गलती, अब उठ ना दे दो कुछ, मुझे बहुत भूख लगी है, इब्राहिम फिर से बोला था। तो ईमान को इस पर तरस आ गया और उठकर जाने लगी तो इब्राहिम भी इसके साथ आया। मैं दाल नहीं खाऊंगा, इब्राहिम मुंह बनाकर बोला तो ईमान ने उसे घूर कर देखा। मतलब बंदा रात के 2:30 बजे भी नखरे उठाए। इस वक्त मैं आपके लिए खिदमत में शामी कोफ्ते पेश करने से कासिर हूँ। बादशाह सलामत, ईमान दांत पीस कर बोली। चलो शाही कोफ्ते ना सही, फ्रेंच फ्राइज तो खिला ही सकती हो ना बादशाह की दासी, इब्राहिम ने शरारत से कहा। क्योंकि ये इन दोनों के फेवरेट थे। वो मुस्कुराई और आलू काटने लगी। चॉकलेट ख़त्म हो गई है वह फ्रिज से, ईमान ने बताया और काम में लग गई, जबकि इब्राहिम भी इसके साथ काम पर लगकर प्लेट और केचप निकालने लगा। फिर दोनों बहन भाइयों ने रात के 2:30 बजे छोटी सी पार्टी कर ली। अम्मी देखें अपने लाडले को, एक जूता निकालने के चक्कर में मेरी सारी सेटिंग ख़राब कर दी। वो सुबह ही सुबह अपनी शिकायतों का भंडारा खोल कर बैठ गई। बोल दें इसे, जब तक ये वापस सारी सेटिंग ठीक नहीं करता इस घर से बाहर नहीं जा सकता। वो हुक्म देकर एक बार फिर से बरामदे में पोछा लगाने लगी। अम्मी मुझे देर हो रही है, मैं वापस आकर लड़ लूँगा, वो कहता हुआ बाहर जाने लगा। आकर खुद सफाई करोगे? मैं भी नहीं करने वाली, वो इसे सुनाती हुई रूम में जाकर सेटिंग करने लगी। साथ बड़बड़ाहट भी जारी थी। शाम को घर वापस आया तो अभी तक वो रूठी बैठी थी। इसे देखते ही मुंह बनाकर चली गई। इब्राहिम ने बेइख्तियार मुस्कुराया। अब इसकी मेंढकी प्लस छिपकली को मनाना पड़ेगा। अम्मी ये रस मलाई अब कौन खाएगा? जिसके लिए लाया था वो तो नाराज़ है। रसमलाई का नाम सुनते ही ईमान सारी नाराज़गी भूलकर भागकर इसके लिए पानी लाई। भाई आप बहुत थक गए होंगे, वो मुस्कुराते हुए जाहिर करने की कोशिश कर रही थी।
कि वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है और जो रसमलाई इसके लिए लाई गई है वो बराह मेहरबानी इसके हवाले कर दी जाए। अरे नहीं नहीं मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये लो तुम्हारे लिए लाया था। इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए रसमलाई वाला शापर इसकी तरफ बढ़ाया, जिसे लेकर वो खुशी खुशी किचन में आ गई। मेरा क्यूट खरगोश, वो बुड़बुड़ाते हुए रसमलाई खाने लगी। अम्मी आज मैं जल्दी आ जाऊंगा, आपको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, आपका चेकअप करवाना है, वो शूज़ पहनते हुए बोला। तभी ईमान ने अपनी लिस्ट लाकर इसके हाथ में दी। हर माह की पहली तारीख को अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाता था, जबकि ईमान की लिस्ट लेकर इसको सारी चीज़ें लाकर देता था। हर माह ईमान ये लिस्ट लंबी होती जा रही थी। अम्मी इसकी लिस्ट लंबी होती देखकर हर मर्तबा डांट देती, मगर इब्राहिम कहता अम्मी ना डांटा करें, इसका हक है। और इसके बाद ईमान अपने भाई के सदके वारी जाती। अब ये बात अलग थी कि दिन महीने में बस एक ही बार आता था, बाकी पूरा महीना तो दोनों दुश्मनों की तरह लड़ते झगड़ते रहते थे। दुनिया का वाहिद रिश्ता जिसमें लड़ने में भी मज़ा आता है और फिर इस लड़ाई के बाद की नाराज़गी की मुद्दत भी कोई नहीं होती। भाई मेरे फ़ोन की स्क्रीन टूट गई है, वो अपना ब्लैकबेरी इसके सामने रखते हुए बोली, जो अभी 2 महीने पहले ही इब्राहिम ने इसे लाकर दिया था। वो चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत लिए इब्राहिम के सामने खड़ी थी। इब्राहिम ने एक नज़र इसका चेहरा देखा, फिर सोफे से रिलैक्स होकर टेक लगाकर बैठा। ईमान मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, अगर कोई मालिश कर दे तो वो बात अधूरी छोड़ गया। जबकि ईमान की स्पीड देखने के लायक थी। वो भाग कर गई और तेल हाथ में लेकर वापस आई। मैं अभी आपका सर दर्द दूर करती हूँ। वो चुटकी बजाकर इसके सर की मालिश करने लगी। तकरीबन 15 मिनट की मालिश के बाद इब्राहिम पुरसुकून हो गया। फिर शरारत से बोला, यार ऐसे आराम नहीं आएगा, तुम चाय ले आओ। एक और आर्डर पर ईमान ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई, जबकि अंदर से दिल चाह रहा था कि ऐसे भाई को कहीं और बेच आए। अभी चाय लाती हूँ भाई। वो मुस्कुराते हुए किचन की तरफ गई, जबकि इब्राहिम अपना कहका रोके सुरख चेहरा लिए इसे जाता हुआ देख रहा था। इसने अच्छी सी चाय बनाकर इसके सामने रखी और टीवी का रिमोट लेकर बैठने लगी। आज शाम को बड़ी अच्छी फिल्म दिखा रहे थे, वो फिल्म वाला चैनल लगाना, इब्राहिम ने कहा। बल्कि ईमान ने इस बार इसे थोड़ा सा घूरा था, यानी कि आज इससे अपनी गोपी बहू पर कंप्रोमाइज़ करना होगा। भाई मेरे ड्रामे, वो बेबसी से बोली। हाँ क्या हुआ है, तुम्हारे फ़ोन को कुछ बता रही थी तुम, इब्राहिम ने फ़ौरन याद करवाया। ईमान ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाई और रिमोट इसके हवाले कर दिया। अब देख ले मेरा क्या है, कल रिपीट में देख लूँगी। हाँ तो तुम्हारे फ़ोन की स्क्रीन टूट गई, कल एक मीटिंग है मेरे कल के ऑफिस ड्रेस के साथ रख देना अपना फ़ोन, आकर ऑफिस ड्रेस पसंद आ गई तो साथ ले जाऊंगा। वो मुस्कुराते हुए बेनियादी से बोला और टीवी देखने लगा। जबकि इस बार ईमान का दिल चाहा कि पूरा का पूरा टीवी उठा के सर पे दे मारे इसके। ईमान इसके करीब से उठी और इसके कमरे में आकर इसकी फेवरेट ब्लू शर्ट निकाली, जो पहले ही धुली हुई थी। इसे एक बार फिर से रगड़ रगड़ कर धोया और फिर धोने के बाद जमा जमा कर इस्त्री किया। फिर सलीके से हैंग करके इसके साथ इसकी बोल्ट को पॉलिश करके चमकाए। फिर मैचिंग टाई मिलाई और फिर इसके साथ अपना फ़ोन रखकर बाहर आई और फिर बाहर आकर इसके लिए अलग से कुछ बनाने लगी, क्योंकि आज की तारीख में इब्राहिम साहब की गले से भिंडी तो गुजरनी नहीं थी। काश सवाल फ़ोन का ना होता, फिर इसे बताती कि ईमान क्या चीज़ है। अरे बहन क्या बताऊं, लड़का लंदन में रहता है, सारा ख़ानदान ही बाहर है, अच्छी लड़की की तलाश में है। लड़का अपना कमाता है अलग से, वहाँ इसका अपना घर है, बस शादी जल्दी करना चाहते हैं। तुम्हारी बेटी की किस्मत जाग जाएगी, तुम कहो तो बात आगे बढ़ाऊं। आज सकीना इनके घर आई थी, जो रिश्ते करवाती थी। ईमान के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। आसिया को हर लिहाज से वो बहुत अच्छा लग रहा था। सकीना बहन मेरा बेटा आ जाए तो फिर मैं इससे बात करके बताती हूँ, आसिया ने अच्छी उम्मीद दिलवाते हुए कहा था। इब्राहिम आ जाए तो बताऊंगी, इसे मुझे तो अच्छा लग रहा है।
आसिया को अपनी बेटी के लिए आया पहला रिश्ता ही बहुत पसंद आ रहा था। ईमान की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं होगा। आप पहले ईमान से पूछें, लड़का जैसा भी है, मगर मैं ईमान की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होने दूंगा। और ऊपर से आप इन लोगों को देखें कितनी जल्दी मचा रहे हैं। ईमान की अभी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई और किसी दूसरे मुल्क में तो हरगिज़ ईमान को इतनी दूर नहीं भेज सकता। अम्मी, इसकी शादी कर देंगे तो हम कैसे रहेंगे इसके बगैर? मैं कैसे रहूँगा इसके बगैर? अपनी बहन से दूर होने का ख्याल भी इब्राहिम को उदास कर गया। भाई, मेरा फ़ोन वापस ले आए। वो अभी कमरे की तरफ आई और बहुत मोहब्बत और इज़्ज़त व एहतराम से पूछने लगी। जब इब्राहिम ने उठकर इसे अपने सीने से लगाया, भाई मेरा फ़ोन ठीक हो गया या ना? ईमान ने बेयकीनी से पूछा। हो सकता है इसका फ़ोन ठीक ना होने की वजह से इब्राहिम इसके साथ अफसोस का इजहार कर रहा हो। हाँ, ये लो। इसने अपनी जेब से हाथ डालकर फ़ोन निकाल दिया और बाहर निकल गया। अम्मी, इसे क्या हो गया? इब्राहिम के बारे में सोचती हुई वो अम्मी से पूछने लगी। झल्ला है और क्या, तेरी शादी की बात कर रही थी तो उदास हो गया। कहता है कि मैं कैसे रहूँगा अपनी बहन के बगैर। अम्मी भी मुस्कुराते हुए बाहर निकल आई, जबकि ईमान की सुई वहीं अटकी गई हुई थी। मेरी शादी? वो लोग रिश्ता देखने आए और ईमान को पसंद करके चले गए। इन लोगों को शादी की जल्दी थी और रिश्ता हर लिहाज से परफेक्ट था कि अफजाल भाई बहुत ही अच्छा इंसान था, जबकि इनको शादी की बहुत जल्दी थी क्योंकि इन लोगों ने वापस जाना था और इब्राहिम को इसी बात पर एतराज़ था। लेकिन इसकी माँ ने इसे समझाया कि ऐसे रिश्ते रोज़ रोज़ नहीं आते, हमारी बच्ची खुश रहेगी वहाँ। अम्मी के कहने पर वो मान गया, लेकिन उदासी इसके चेहरे से साफ झलक रही थी। ईमान के सामने वो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता और बार बार इसे कहता, तुम चली जाओगी तो जान छूट जाएगी हमारे, जिस पर ईमान की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते और फिर वो न जाने कितनी ही देर लगाकर इसे मनाता। इब्राहिम ने शादी की सारी तैयारी अपनी मर्जी से की। इसने दिल खोलकर अपनी बहन की शादी पर खर्च किया, एक एक चीज़ को खुद चेक किया ताकि सब कुछ परफेक्ट हो। ये सब कुछ करते हुए बार बार इसकी आंखें नम हो जाती, जिन्हें वो साफ करते फिर से अपनी बहन की खुशियों में शामिल हो जाता। निकाह बहुत सादगी से हुआ था, लेकिन शादी इसने बहुत धूमधाम से करवाई थी। आखिर इसकी इकलौती बहन की शादी थी। निकाह के 2 दिन बाद ही ईमान रुखसत हो गई। कहते हैं कि भाई की मोहब्बत का अंदाज़ा बहन की रुखसती के दिन होता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इब्राहिम इनके गले लगकर इतना रोया कि जितना ईमान भी ना रोई। ईमान की रुखसती के बाद घर बिल्कुल वीरान हो गया था। इब्राहिम ने खुद ईमान के पासपोर्ट का बंदोबस्त करवाया था और फिर सिर्फ 4 दिन के बाद ही ईमान पाकिस्तान छोड़ गई। वो ईमान को रोज़ फ़ोन करता था, लेकिन अम्मी कहती थी कि रोज़ रोज़ उसे फ़ोन मत किया करो, आखिर वो अपने घर वाली है अब। लेकिन वो अपनी अम्मी को कैसे समझाता, इसके बगैर सब कुछ कितना वीरान हो चुका है। वो अपनी बहन को कितना मिस करता है। हर एक बात में वो अपनी बहन को बहुत याद करता है। वो अपनी माँ को कैसे समझाता कि इसने अपना सब कुछ से प्यारा दोस्त खो दिया है। अब वो ना कपड़ों में गलतियाँ निकालता था और ना ही खाने में। अपने ज़्यादातर काम अपने हाथों से करने लगा था। अम्मी की तबीयत भी अब बहुत ख़राब रहने लगी थी। अम्मी ने रोज़ फ़ोन करने पर मना किया तो अब हफ्ते में से एक दिन फ़ोन कर लेता था, लेकिन हफ्ते बाद ईमान का कहीं ना कहीं अफजाल के साथ जाने का प्लान बना होता था। आज वो ईमान से बहुत देर बातें करने का इरादा रखता था। इससे बात करते हुए तकरीबन 5 मिनट हुए थे कि अफजाल की आवाज़ आई, चलो ईमान बाहर घूमने चलते हैं। अफजाल ने मोहब्बत से ईमान को मुखातिब किया। अफजाल, मैं भाई से बात कर रही हूँ, अभी नहीं। ईमान इसे जवाब देकर फिर से इब्राहिम की तरफ मुतवज्जा हो गई। ईमान, तुम जाओ, अफजाल भाई तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। बस इतना कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया। इसके बाद वो इससे कम ही बात करता। हफ्ते में एक आध बार बात होती, वो भी खैर और खैरियत पूछकर बंद कर देता। अम्मी ठीक कहती थी, अब इसका अपना घर है। शुरू में ईमान बहुत नोट करती, फिर वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई। सच ही कहते हैं लोग, बहन भाई अपनी मर्ज़ी से अलग नहीं होते, बल्कि ज़िम्मेदारियाँ उन्हें अलग कर देती हैं। इब्राहिम अपने दोस्त की शादी पे गया, जहाँ
समरा उसे पसंद आ गई। वो इसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की थी। घर आते ही इसने सबसे पहले अपनी पसंद अपनी माँ को बताई। वो तो कब से इंतज़ार में बैठी थी, फ़ौरन ही रिश्ता लेकर वहाँ पहुँच गई। रिश्ता मंजूर होने के बाद उन्होंने ईमान को बताया। ईमान ने आने की बहुत ज़िद की, जिस पर अफजाल भाई ने इब्राहिम को फ़ोन किया। इब्राहिम भाई प्लीज़ समझने की कोशिश करें, काम बहुत ज़्यादा है और वो ज़िद कर रही है, प्लीज़ आप खुद इसे समझाएं। अफजाल ने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो इब्राहिम ने मजबूर होकर ईमान को फ़ोन किया, इसे आने के लिए मना कर दिया। अब ईमान अपने भाई को कैसे समझाती कि अपने भाई की शादी हर बहन का ख्वाब होता है। ईमान के सारे धरे के धरे रह गए। काफ़ी दिन तक वो भाई से नाराज़ रही। इब्राहिम तो उसे मनाने की हिम्मत भी ना कर पाया। फिर वो खुद ही एक दिन राज़ी हो गई। दूरियों के ज़्यादा होते होते बातें कम हो गई थी। अब लड़ने के लिए एक बात नहीं मिलती। वो मज़े से एक दूसरे से बात करना, वो आधी आधी रात को उठकर पार्टीज करना, वो बात बात पर इसको कालो कह कर चढ़ाना बहुत पीछे छोड़ गया। अब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके थे। यहाँ बचपने की कोई गुंजाइश ना थी। सुमेरा बहुत प्यारी थी। वो अम्मी और इब्राहिम का बहुत ख्याल रखती थी। वो समरा से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन हमाद के आ जाने के बाद इसे समरा और भी ज़्यादा अजीज़ हो गई थी। हमाद के नन्हे कदमों ने इनके घर में खुशियाँ बखेर दी थी। ईमान की जानिब से ऐसी कोई खुशखबरी ना मिली थी। अम्मा को परेशानी लाहक हो गई थी। वो अक्सर ईमान को इलाज करवाने का कहने लगी। ईमान उन्हें हर मुमकिन तरीक़ा से मुतमईन करती कि सब कुछ ठीक है, शायद अभी अल्लाह को मंजूर नहीं, और फ़िलहाल तो अफजल को भी औलाद की कोई ख्वाहिश नहीं। इब्राहिम के यहाँ बेटी की पैदाइश पर भी ईमान की जानिब से कोई खुशखबरी ना मिली तो अम्मी को मज़ीद परेशानी हो गई। वो जब भी फ़ोन करती अम्मी यही कहती। फिर वो दिन भी आ गया जब ईमान की जानिब से खुशखबरी मिली, लेकिन इस दौरान अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। एक दिन अचानक रात को अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टर ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं सके। ईमान और इब्राहिम अपनी अपनी जगह दोनों ही तड़पे थे। बहुत कोशिश के बावजूद भी डॉक्टर ने ईमान को आने की इजाज़त ना दी। फिर 3 माह बाद ईमान के यहाँ बेटी पैदा हुई। मामू बनने की खुशी में बार बार इसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो बार बार अम्मी की तस्वीर के सामने जाकर कहता, आपको बहुत जल्दी थी ना जाने की, थोड़ा सब्र कर लेती तो नवासी से मिलकर जाती। ईमान की ख्वाहिश पर इब्राहिम ने माहम का नाम रखा। माहम की पैदाइश के बाद ईमान और भी ज़्यादा मसरूफ़ रहने लगी। अफजाल अपनी बेटी के लिए एक सेकंड की लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से ईमान ने घर बात करना भी और कम कर दी। ये फासले बढ़ते बढ़ते ना जाने कब इतने बढ़ गए कि वो अपने ही एक दूसरे से अनजान होने लगे। महीने में एक आध बार बात होती, खैरियत पूछते ही ख़त्म हो जाती। इब्राहिम के पोर्शन के बाद इसने पूरे घर का नक्शा बदलवा लिया, सिवाय बड़े कमरे के। इस बड़े कमरे में इसकी और ईमान की बचपन की बहुत सारी खूबसूरत यादें थी। अक्सर कभी जो घर में ईमान का जिक्र छिड़ता तो सारा सारा दिन इसी के बारे में बातें करते गुजर जाता। वक्त गुजरता गया और 8 साल गुजर गए। ईमान के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। अपने 3 माह के बेटे को गोद में रखे वो अपने मुल्क वापस जा रही थी, अपने बिछड़े भाई से मिलने के लिए। माहम बार बार इससे पूछती, मामा कितनी देर में पाकिस्तान आएगा, मामू क्या हमारा वेट कर रहे होंगे। अब वो अपनी बेटी को क्या बताती कि इससे कहीं ज़्यादा इंतज़ार इसे खुद है। वो खुद अपने भाई से मिलने के लिए बेचैन है। अफजाल इसकी बेचैनी को बहुत अच्छे से समझता था। बेशक वो बेहतरीन साथी था। वो इसके हर दुख सुख में इसका साथ देता था। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई तो वो लम्हा भी आ गया। एयरपोर्ट से बाहर निकले तो सामने बहुत सारे लोगों के हजूम में इब्राहिम खड़ा था, जिसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। ईमान ने आओ देखा ना ताओ साहिल को अफजाल को देखकर किसी की भी परवाह किए बगैर इब्राहिम की तरफ भागी और इसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। इब्राहिम का भी हाल इससे जुदा ना था, लेकिन वो आंसू नहीं बहा पाया। शायद लोगों का ख्याल करके कंट्रोल कर गया।
جب کہ اپنی ماں کو اس طرح سے خود سے دور جاتا دیکھ کر ساحل، جو ابھی بھی اپنی ماں کے لمس کو پہچاننے لگا تھا، گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگا، جبکہ افضال اسے سنبھالنے میں ہلکان ہو رہا تھا۔ ساحل صاحب بہت مونڈی تھے، وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کی گود پسند نہ کرتے تھے، چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو۔ ابراہیم سے الگ ہوتے ہوئے اس نے ساحل کو اپنی گود میں لے لیا، جبکہ ابراہیم اب افضال سے مل رہا تھا اور ساحل اپنی معصوم نظروں سے اپنی ماں کا روتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم نے ایمان کو اپنے بیٹے سے متعارف کروایا، جو انجان نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ اپنی پھپھو کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے سب سے زیادہ بے چین وہی تھا۔ پھپھو، آپ فون پہ اتنی پیاری نہیں لگتی تھیں، حماد نے معصومیت سے کہا۔ فون، کمپیوٹرز، ٹیکنالوجی نے فاصلے تو مٹا دیے ہیں، لیکن وہ اپنوں کا لمس نہیں دے سکتے۔ ایمان نے اسے پیار کیا تو وہ گھبراتے گھبراتے مسکرایا، شاید وہ اپنی پھپھو سے شرما رہا تھا۔ پھر وہ لوگ آ کر گاڑی میں بیٹھے اور ابراہیم گاڑی گھر کی طرف لے کر جانے لگا، جہاں اس کی بیوی اور لاڈلی بیٹی انتظار کر رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ 8 سال کے بعد آپ آ رہے ہیں، وہ بھی صرف 4 دن کے لیے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے افضال نے سب کو بتایا کہ وہ صرف 4 دن کے لیے یہاں آئے ہیں، تو ابراہیم کو دکھ ہوا۔ وہ 8 سال بعد اپنی بہن سے مل رہا تھا، اور وہ بھی صرف 4 دن کے لیے۔ ارے بھائی، مجبوری ہے، ابھی اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے، اور آپ تو جانتے ہیں ابراہیم بھائی، اپنی چیز کو تو بہت وقت دینا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے کسی قابل ہوتی ہے، افضال نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، 4 دن ایمان یہاں ہی رہے گی، میں اور ماہم جائیں گے شادی پر۔ کیوں پارٹنر؟ افضال نے اپنی گود میں بیٹھی بیٹی سے کہا، جس نے بدلے میں اس کے ہاتھ پر تالی بجائی۔ ابراہیم مسکرایا۔ رشتے سبھی بہت خاص ہوتے ہیں۔ ابراہیم نے یہی سوچا۔ کل آفس جاتے ہی وہ اپنے آفس سے 4 دن کی چھٹی لے لے گا، تاکہ سارا دن اور سارا وقت ایمان کے ساتھ گزار سکے۔ وہ گھر پہنچے تو اندھیرا ہو چکا تھا، رات کے 8:30 بج چکے تھے۔ وہ لوگ سفر سے تھکے ہوئے تھے، تو سمرا نے سب کو یہی کہا کہ وہ آرام کریں، جبکہ ایمان اور ابراہیم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر نہ جانے کتنی باتیں کرنا چاہتے تھے، لیکن منظر ایسا تھا، وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیتے۔ بچے آپس میں دوستی کر چکے تھے، جبکہ ایمن نے صاف صاف کہہ دیا تھا اسے حماد نہیں بلکہ ساحل چاہیے۔ حماد گندا بھائی ہے، جبکہ پھپھو کے ساتھ اس نے کچھ خاص دوستی نہ کی تھی، آخر وہ اس کے باپ کو مارتی تھی، جبکہ ایمان نے 2-3 بار زبردستی اسے اپنے قریب کرنا چاہا، جبکہ وہ اپنے باپ کی گود میں بہت ہی خوش تھی۔ ایمان کو دیکھ کر شکل بہت سیریس بنا لیتی، جس پر ایمان کی ہنسی نکل جاتی۔ 4 سال کی یہ افلاطون بالکل اسی پہ گئی تھی، لیکن آخر کو اتنی سیریس شکل کیوں بنائے رکھتی تھی؟ آخر پھپھو کے ساتھ جس کو کیا دشمنی تھی؟ سمرا نے تو 2-3 بار سختی سے گھورا بھی، لیکن اس نے کوئی اثر نہ لیا، کیونکہ اس وقت اس کی سب سے بڑی سپورٹ اس کا باپ اس کے قریب تھا، جس کے ہوتے ہوئے وہ کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ ابراہیم جب آفس جانے کے لیے تیار ہوا، ایمان ابھی تک سو رہی تھی، شاید سفر کی تھکان کی وجہ سے اس سے ملے بغیر ہی چلا گیا۔ نہ جانے کیا وجہ تھی، ایک دوسرے کو سامنے پا کر وہ کھل کر ایک دوسرے سے بات نہیں کر پا رہے تھے، جبکہ باتیں اتنی تھی ایک دوسرے سے کرنے کے لیے، شروع ہوں تو پھر کبھی ختم ہی نہ ہوں، لیکن وہ شروع کہاں سے کریں؟ وہاں سے جہاں وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی، وہاں سے جب اس کی شادی پر اس کی بہن نہ آ سکی، وہاں سے جہاں اس کی ماں مر گئی اور وہ اس کے گلے لگ کر رو بھی نہ سکا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پریشان تھے۔ آج افضال اور ماہم نے چلے جانا تھا شادی پر، اور پھر اس کے بعد ایمان نے سارا وقت اپنے بھائی کے ساتھ گزارنا تھا۔ اس کے لیے وہ آج آفس سے چھٹی لینے کے لیے آیا تھا۔ ابراہیم، کام کا کتنا زیادہ بوجھ ہے اس وقت، مجھے اچھے ورکرز کی ضرورت ہے۔ سوری، اس وقت میں چھٹیاں نہیں دے سکتا، پلیز میری پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے، باس نے اسے بے بسی سے کہا۔ وہ پچھلے 11 سال سے اس کے آفس میں کام کر رہا تھا، یہاں کام کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کی تھی۔ اس کمپنی اور یہاں کے باس نے ہر اچھے برے وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا، اور اس برے وقت میں وہ انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔
اپنے باس کو تسلی دے کر باہر آ گیا اور اسے ایمان کے ساتھ نہ رہنے کا دکھ تھا، لیکن پھر بھی ایمان نے اگلے 3 دن گھر پر ہی رہنا تھا اور اس بات کو لے کر وہ کافی پرسکون تھا۔ آج آفس سے گھر جانے کے بعد اس کا ارادہ ایمان کے ساتھ بیٹھ کر بہت دیر باتیں کرنے کا تھا۔ وہ اپنے بچپن کی ساری یادیں تازہ کرنا چاہتا تھا، جبکہ ایمان بھی سمرہ سے بار بار پوچھ چکی تھی ابراہیم بھائی واپس کب آئیں گے، جس پر سمرہ مسکرا کر کہتی تھی شام تک آ جائیں گے۔ شام سے رات ہو گئی اور رات کے 10 بج گئے، لیکن ابراہیم واپس نہ آیا۔ وہ باہر بیٹھی صوفے پر اس کا انتظار کرتی رہی، جہاں بچپن سے کرتی تھی کہ کب وہ آئے گا اور وہ ایمان اسے کھانا دے گی۔ نیند سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے افضال اور ماہم کو آج شادی پر بھیجا تھا، ان کا سامان تیار کیا، جبکہ ماہم کی ساری چیزوں کے ساتھ سب کچھ میچ کر کے رکھا تاکہ افضال کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور پھر سارا دن ساحل کو سنبھالا۔ کام ویسے بھی سمرہ نے اسے کوئی نہ کرنے دیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اس کی شادی والے دن بھی وہ اپنے بھائی کے کپڑے استری کر رہی تھی، لیکن اب اس کے کاموں کی نوعیت بدل چکی تھی۔ اب اس کے بھائی کو سنبھالنے کے لیے اس کی بھابھی تھی، جبکہ وہ اب اپنے شوہر اور بچوں کو سنبھالتی تھی۔ انتظار کر کے وہ تھک چکی تھی۔ جب ابراہیم 11 بجے تک بھی نہ آیا تو وہ اندر اپنے روم میں جانے لگی۔ تبھی ابراہیم آیا، وہ کافی تھکا ہوا تھا۔ سلام کر کے اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ سمرہ نے آ کر کھانے کا پوچھا تو اس نے بتایا وہ کھانا کھا چکا ہے۔ بھائی آپ کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، آپ آرام کریں۔ ابھی اس کے قریب بیٹھے ہوئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب اسے ابراہیم کی تھکاوٹ کا احساس ہوا۔ وہ بیچارہ سارا دن تھکا ہارا گھر آیا تھا اور اب اس ایمان کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ ارے نہیں بیٹھو، ہم باتیں کرتے ہیں۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھایا۔ بھائی میرا خیال ہے آپ کو آرام کرنا چاہیے، دیکھیں آپ کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی ہیں۔ میں تو ابھی یہاں ہی ہوں، کل ہم بات کریں گے، آپ جائیں آرام کریں۔ ابراہیم کی طبیعت بے چین دیکھ کر وہ اس کے قریب سے اٹھ گئی، جبکہ ابراہیم سوچ رہا تھا کہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے کے لیے اسے وقت اور صحت کا خیال کیسے آیا۔ یہ اس کی وہی بہن تھی جو اس کی بیماری پر بھی ساری رات اس کے سرہانے بیٹھ کر گپیں مارتی تھی، نہ خود سوتی تھی اور نہ اسے آرام کرنے دیتی تھی۔ ہاں بدل گیا تھا، کچھ تو بدل گیا تھا، یا شاید سب کچھ۔ اب اس کی بہن اس کی چھپکلی یا مینڈکی نہ رہی تھی۔ ابراہیم کو یاد تھا کہ وہ اسے کالو کہہ کر پکارتا تھا، جبکہ اس کی رنگت میں کوئی کالا پن نہ تھا۔ اسے پیار سے مانو، ایمی اور نہ جانے کتنے ناموں سے پکارتا تھا، لیکن اب وہ ایمان تھی، صرف ایمان۔ اگلے دن بھی اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ ابراہیم جا چکا تھا، اب وہ جانتی تھی کہ اسے واپس لیٹ ہی آنا ہے۔ کل جو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے سے بات کی تھی، اس میں ابراہیم نے اسے یہی بتایا تھا کہ اس کی کمپنی آج کل لاس میں چل رہی ہے، کام کا بوجھ بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے اسے اوور ٹائم کرنے پڑ رہے ہیں۔ پرسوں اتوار تھا، ابراہیم نے سارا دن ہی گھر پہ رہنا تھا، لیکن پرسوں اس کا آخری دن تھا یہاں، تو کیا وہ صرف ایک ہی دن اپنے بھائی کے ساتھ گزارے گی؟ کیا ہو گیا تھا ان لوگوں کو؟ وہ ایک دوسرے سے کھل کر بات کیوں نہیں کر پا رہے تھے؟ ایک دوسرے کے سامنے آتے ایک دوسرے کی بات کرنے کی بجائے آگے پیچھے کی باتیں کرتے۔ وہ جو امی کے غم میں اپنے بھائی کے سینے سے لگ کر رونا چاہتی تھی، اپنے بھائی کی شادی میں نہ آنے کا غم منانا چاہتی تھی، وہ جو حماد کے پیدا ہونے پر بھی نہ آ پائی تھی، لیکن آج وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک اجنبیت کی دیوار ان دونوں میں آ کھڑی ہوئی تھی، وہ دونوں ہی اس دیوار کو گرا نہیں پا رہے تھے۔ ایمان کو لگا جیسے ابراہیم بدل گیا ہے، وہ اس کا پہلے جیسا بھائی نہیں رہا، اور ابراہیم سوچ رہا تھا کہ ایمان بدل چکی ہے، اب وہ اس کی چھپکلی نہیں بلکہ سمجھدار لڑکی بن چکی ہے، جس پر اس کے گھر اور بچوں شوہر کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے میکے کے رشتے پیچھے چھوٹ چکے ہیں، اب وہ اپنے نئے رشتے نبھا رہی ہے۔ ابراہیم گھر واپس آیا، رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ وہ آج بھی بہت تھکا ہوا تھا اور ٹائمنگ کی وجہ سے اس کی طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی۔ اسی وجہ سے ایمان باہر نہیں آئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی اس کے پاس بیٹھے گا، شاید اس سے باتیں کرنا چاہے۔
लेकिन वो जानती थी कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो कमरे से बाहर नहीं गई ताकि इब्राहिम इसे सोता सोचकर आराम करे। इब्राहिम ने घर आते ही सबसे पहले ईमान के बारे में पूछा। आज वो इसके लिए रसमलाई लाया था, लेकिन ये सुनकर के वो सो गई है, वो उदास हो गया। आज इसने अपने आप को फ्रेश जाहिर करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी ईमान के सोने का सुनकर वो उदासी से अपने कमरे में आ गया। समरा ने इसकी उदासी को बहुत नोट किया। सुबह सवेरे वो घर से ऑफिस चला गया। कल आखिरी दिन के बाद परसों सुबह ईमान ने निकल जाना था और ना जाने बहन भाई की मुलाकात कब हो। आज तीसरे दिन वो 10 बजे ही काम से फारिग हो गया था। सीधा घर आया जहां इसकी बेटी ऐमन और ईमान एक दूसरे से लड़ रही थी। ये मंजिर देखकर वो परेशानी से आगे आया। ये मेरे बाबा ने दिया है मेरे लिए, खबरदार जो आपने हाथ लगाया। ऐमन अपना टेडी इससे छीनते हुए बोली। अब बड़ा आया तुम्हारा बाप तुम्हें देने वाला। ये मेरे भाई ने मुझे मेरे 13वें बर्थडे पर दिया था, ये मेरा है। ऐमन ने फिर से इसे खींचा। जाकर अपने बाप से पूछ ले कि किसका है। ईमान भी छोटे बच्चों की तरह अपना टेडी छीनने की कोशिश कर रही थी। इब्राहिम मुस्कुराया, अंदर आया। ये आ गया तुम्हारा बाप, अभी पूछती हूँ मैं। ईमान ने टेडी इसके हाथ से खींचकर ऊंचा किया। बताओ ये किसका है? हिम्मत कैसे हुई खरगोश कहीं के मेरा टेडी बियर उठाकर अपनी बेटी को देने की। वो मुकम्मल लड़ाई के मूड में इसके सामने आ खड़ी हुई और इससे पूछ रही थी, जबकि ऐमन उछलकर अपना टेडी बियर पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ईमान इसे अच्छा लगता था, मैंने उठाकर दे दिया, और अगर तुम्हें इतना ही पसंद था तो ले जाती। इसे अपने साथ रख कर क्यों गई थी? अब ये मेरी बेटी का है, वो दो वापस इसे। इसने एक ही लम्हे में इसे छीनकर ऐमन के हवाले कर दिया, जबकि ईमान सदमे से अपना टेडी बियर इसे ले जाते हुए देख रही थी। ऐमन के लिए वो ज़रूरी था, क्योंकि वो अपने टेडी के साथ सोती थी। ये ना जाने बगैर के जिस फुप्पो के वो सबसे ज़्यादा खिलाफ है वो इसी का है। ईमान मुंह बनाकर बैठ गई। अरे तुम अभी बच्ची थोड़ी हो। अरे यार तुम्हें नया ला दूंगा। वो मुस्कुराते हुए इसके पास आकर बैठा। तुम्हारी वो लाडली मेरी रसमलाई भी खा गई, भूखे बाप की भूखी बेटी। वो तुम कल मेरे लिए लेकर आए थे। ईमान ने मजीद मुंह फुलाया। मैं सुबह और ले आऊँगा। वो इसके करीब आकर बैठे हुए बोला, मेरा प्यारा खरगोश। ईमान ने मुस्कुराते हुए इसके सीने पर अपना सर रखा और टेडी भी ला के देना। वो वहीं पे सर रखे हुए बोली, जबकि समरा मुस्कुराते हुए ऐमन और हमाद को सुलाने चली गई। क्यों? ये टेडी है तो तुम्हारे पास? इसने सोते हुए साहिल की तरफ इशारा किया, जो इतने शोर शराबे के बावजूद भी ना उठा था। ईमान मुस्कुराई। मेरी बैडमिंटन कट तो नहीं उठाई थी ना? अगर इसे कोई नुकसान हुआ तो मैं जान निकाल दूंगी तुम्हारी। तुम्हारे सर पर एक बाल नहीं छोड़ूंगी। नहीं, वो सही सलामत है, इब्राहिम ने जल्दी से बताया। हम दोनों खेलेंगे। ईमान चहकते हुए बोली। छत पे गई थी मैं, मेरे सारे पौधे ठीक से लगे हैं, इसने मजीद बताया। और वहाँ और जो मैंने नए लगाए हैं इनका क्या? इब्राहिम ने इसके जाने के बाद इसके पौधों का बहुत ख्याल रखा था। सारे अच्छे हैं, लेकिन मेरे हाथ से लगे हुए पौधों की अलग ही रौनक है। वो इतराई थी। आंखें खोल के देखती तो पता चलता रौनक ज़्यादा किसकी है। इब्राहिम ने बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि इसके फूलों वाले खूबसूरत पौधे वाकया है। सारे पौधों को 4 चांद लगाते थे जनाब। मैंने आंखें खोलकर ही देखा है। वो गुलाबी फूलों वाला पौधा कहाँ गया? ईमान ने पूछा, क्योंकि वो इसका फेवरेट था। गलती से एक दिन ऐमन को अपने साथ लेकर गया था, इसने तोड़ दिया। इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी का कारनामा सुनाया। तुम्हारी ये बेटी बिल्कुल अफलातून है, मेरी सारी चीज़ों पे नज़र रखी हुई है इसने। ईमान ने मुंह बनाकर इसकी बेटी की शिकायत लगाई। बिल्कुल तुम पे गई है, तुम्हारी सारी हरकतें, सब आदतें हैं इसमें। इब्राहिम मुस्कुराया था। आज अम्मी होती ना, सीधा कर देती तुम्हारी लाडली को मेरी तरह, ईमान ने हंसते हुए कहा। जबकि अम्मी के जिक्र पर इब्राहिम उदास हो गया। काश अम्मी यहाँ होती, तुम्हें इस तरह से देखकर बहुत खुश होती। हाँ तो खुश तो होना ही है, आफ्टर ऑल इतनी अच्छी माँ हूँ, इतनी अच्छी बीवी, तमीज़दार लड़की हूँ।
میں ایمان شروع ہوئی تو ابراہیم نے اس کی بات کاٹی، اس لیے نہیں، یہ سوچ کے کہ آج بھی ان کی بیٹی عقل سے پیدل ہے۔ ابراہیم نے مذاق اڑایا، تمہارا صحرا کس سے باندھا تھا؟ تمہارا صحرا کس نے باندھا تھا؟ وہ 8 سال میں یہ سوال پوچھنے کی ہمت نہ کر پائی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بھائی اس کا حق کسی اور کو دے دے۔ وہ جاننا ہی نہیں چاہتی تھی کہ اس کا صحرا کس نے باندھا ہے۔ وہ تو بس آج خود کو روک نہیں پائی تو پوچھ ہی لیا۔ کسی نے نہیں، یہ میری بہن کا حق تھا، میں کسی اور کو کیوں دیتا؟ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی۔ باتیں کرتے کرتے نہ جانے کب رات کے 2:30 بج گئے۔ جب ابراہیم کو بھوک ستانے لگی، سمرا کو جگا کر اس کو کھانا دینے کا بولتا ہوں، ابراہیم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے چھوڑو نا اس کو، ہماری پارٹی کرتے ہیں، ایمان نے آئیڈیا دیا۔ پھر دونوں مسکراتے ہوئے کچن میں آئے، جہاں آلو تو نہیں تھے ہاں، لیکن نوڈلز کے پیکٹس پڑے تھے جو کہ وہ ایمن کے لیے لایا تھا۔ فریج کھولا، جہاں پہ چاکلیٹس تھیں وہ بھی ایمن کی ہی تھیں۔ اب یہ مت کہنا کہ تم میری بیٹی کی چاکلیٹ کھانے والی ہو، ابراہیم نے گھورا۔ کوئی شاہی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے تمہاری لاڈلی، اس گھر کی پہلی بیٹی میں ہوں، ان چاکلیٹ پہ میرا حق ہے۔ کسی بے حس پھپھو ہو تم، رات کے 2:30 بجے بھتیجی کی چاکلیٹ چرا کے کھا رہی ہو؟ ابراہیم نے شرم دلانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ہاں وہی بھتیجی جو آج صبح مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ میرے بابا کے بال کیوں نوچتی تھی۔ دل کیا کہ ایک بار نوابزادی کو بتاؤں، وہ تمہارا باپ بعد میں ہے، پہلے میرا بھائی ہے۔ لیکن تمہاری بیٹی بھی کیا چیز ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد ہونٹ باہر نکال لیتی ہے اور رونے لگتی ہے، روتے روتے اتنی فنی فیس بناتی ہے کہ ایمان بے ساختہ قہقہ لگایا، جس پر ابراہیم نے اسے گھورا تھا۔ اپنے لاڈلی بیٹی کی شان میں گستاخی کو کیسے برداشت کرتا؟ بس بہت ہو گیا ایمان، اب میری بیٹی کے خلاف ایک لفظ مت کہنا۔ ہاں بھائی بالکل، بادشاہ سلامت، خرگوش صاحب کی بیٹی کی شان میں گستاخی کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں یہ حماد کس پر گیا ہے، کتنا کیوٹ، کتنا پیارا بچہ ہے، اور یہ تمہاری بیٹی ایمن باپ کی چمچی۔ ایمان پھر سے شروع ہو گئی، ساری رات باتوں میں گزر گئی۔ سمرا نے جب صبح اٹھ کر کچن کا حال دیکھا، سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ دونوں تو سو چکے تھے اور یہ ابراہیم کا ہی مشورہ تھا کہ ہم صبح کچن صاف کر لیں گے، جبکہ جگہ جگہ نوڈلز کے پیکٹ پڑے تھے، جبکہ ایمان اتنے سالوں کے بعد ایک بار پھر سے گند پھیلا کر بہت خوش تھی۔ سلیقہ شعوری کا مظاہرہ کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ آج اتنے سالوں بعد اسے کھل کر جینے کا موقع ملا تھا۔ 2 بجے وہ اٹھی جب افضال نے فون کر کے بتایا کہ وہ صبح تک پہنچ جائے گا اور پھر ان کے گھر سے ہی واپسی کے لیے نکلیں گے۔ ایمان اٹھ کر کچن میں آئی تو اسے بہت شرمندگی ہوئی، کیونکہ سمرا کچن شیشے کی طرح چمکا چکی تھی۔ اس کی وجہ سے بیچاری سمرا کو اتنی پریشانی سہنی پڑی، جس کے لیے اس نے سمرا سے معذرت کی۔ ارے اس میں سوری والی کون سی بات ہے؟ آپ کے افلاطونی کارنامے میں پچھلے 8 سال سے سن رہی ہوں، اس مظاہرے کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی۔ ایمن کا موڈ آج کیوں آف ہے؟ اس نے ایک نظر ایمن کو دیکھا جو گھر کی سیڑھیوں پر منہ پھیلا کر بیٹھی تھی۔ وہ حماد نے فریج سے اس کی چاکلیٹ اٹھا کر کھا لی اور اب وہ قبول نہیں کر رہا، اس لیے وہ ابراہیم کے اٹھنے کا انتظار کر رہی ہے کہ اپنا شکایت نامہ کھولے۔ سمرا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ سارا الزام حماد پر آنے پر وہ تھوڑا پرسکون ہو گئی۔ اب اس کا لاڈلا اپنی پھپھو کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا تھا، لیکن اس کے بھائی کا کیا بھروسہ تھا وہ کہیں اس کی بھتیجی کے سامنے اس کی عزت کا کباڑا ہی نہ کر دے۔ اس لیے وہ سمرا کے قریب سے اٹھی اور ابراہیم کے کمرے میں آئی۔ اف، ساری زندگی اس نے یہ کمرہ چمکا کر رکھا تھا۔ اس کمرے کی سیٹنگ آج بھی وہی تھی جو بچپن سے کرتی آئی تھی۔ ابراہیم کے ہر انداز میں ایمان کے لیے پیارا لگتا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی اور پانی سے بھرا ہوا گلاس اس کے منہ پر پھینکا۔ ایمان کی بچی چڑیل، آج تو میرے ہاتھ سے نہیں بچنے والی۔ ابراہیم جگ اٹھا اس کے پیچھے بھاگا۔
चुड़ैलों का जिन कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो भागते हुए बोली, याद है तुमने एक बार एतवार के दिन दोपहर 2 बजे सोते हुए मेरे ऊपर ठंडा फ्रिज का पानी गिराया था। ये इस बात का बदला है। भागते हुए बोली जबकि इब्राहिम पानी का जग लिए इसके पीछे भाग रहा था। थोड़े थोड़े फासले पर वो पानी इसके ऊपर गिराता तो जग खाली हो जाता, जबकि इसकी फर्माबरदार बेटी गिलास भर भर कर जग में डालकर जग को फिर फुल कर देती। अफजाल के आने के बाद आखिर ईमान रो रो कर वापस चली गई, जबकि अफजाल ने इसके इस तरह रोने पर पक्का वादा किया कि वो अगले साल इसे ज़रूर लेकर आएगा। अफजाल अपने वादे का पक्का था, वो जो भी वादा करता था ज़रूर निभाता था, इसलिए ईमान इसके वादे पर यकीन करके चली गई। घर में 2 दिन का शोर ख़त्म हो गया। ऐमन तो बहुत खुश थी कि फूफो वापस चली गई, जबकि हमाद ने भी ज़्यादा असर ना लिया। समरा भी रूटीन पर वापस आ गई, लेकिन इब्राहिम उदास हो गया था, लेकिन ये सोचकर खुश था कि इसकी बहन 8 साल तो क्या इसी साल के बाद भी वापस नहीं आए तो ऐसे ही खुश होगी। बहन भाई दुनिया का वाहिद रिश्ता है जो कभी नहीं बदलता। ये हमारी सोच है कि भाई शादी के बाद बदल गया, बहन अपना घर बसाकर भूल गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। वो हमेशा एक जैसे होते हैं, मगर उन्हें एहसास दिलाना पड़ता है कि वो बदले नहीं हैं, बल्कि पहले के जैसे हैं जैसे हमेशा थे। हमें हमारे रिश्तों को एहसास दिलाना चाहिए कि हम हमेशा एक जैसे रहते हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स हमेशा एक जैसी होती है। वक्त बदल जाता है, रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, लेकिन ये दूरियां मोहब्बतें कम नहीं कर पाती। मेरी दुआ है कि अल्लाह हर बहन भाई को सलामत रखे और हर भाई को अपनी बहन की खुशियां देखना नसीब करे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।